हेलो दोस्तों, आज हम विश्व के सबसे प्राचीन नगर काशी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में जानेंगे तथा यहाँ की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगरी की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी और ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद सहित कई प्राचीनतम ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना गया है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दियों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर सहस्त्रों वर्षों से भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। बनारस के दशाश्वमेध घाट के समीप बने शीतला माता मंदिर का निर्माण अर्कवंशी राजाओं ने करवाया था। 567 ईस्वी पूर्व जन्म में भगवान गौतम बुद्ध के समय वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं सारनाथ में दिया था। वाराणसी नाम का उद्गम यहाँ की दो स्थानीय नदियों वरुणा नदी एवं असी नदी के नाम से मिलकर बना है। ये नदियाँ गंगा नदी में क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण से आकर मिलती हैं। ऋग्वेद में शहर को काशी नाम से बुलाया गया है। काशी शब्द सबसे पहले अथर्ववेद की पैपलाद शाखा से आया है और इसके बाद इसका शतपथ में भी उल्लेख है। स्कंद पुराण के काशी खंड में नगर की महिमा 15,000 श्लोकों में कही गई है। एक श्लोक में भगवान शिव शंकर कहते हैं, तीनों लोकों में समाहित एक शहर है जिसमें स्थित मेरा निवास प्रसाद है काशी। इस शिव नगरी के कई नाम हैं, जैसे काशी, कशिका, बनारस, वाराणसी, अभिमुक्त, आनंदवन व रुद्रवास। काशी को कशिका कहा गया, जिसका अर्थ होता है चमकता हुआ। भगवान शिव की नगरी होने के कारण ये हमेशा चमकती थी, जिसे कशाति कहा गया, यानी सिटी ऑफ लाइट। काशी शब्द का अर्थ है उज्जवल या दैदीयमान। वाराणसी नाम का उल्लेख मत्स्य पुराण और शिव पुराण में भी मिलता है, किंतु लोकोच्चारण में यह बनारस नाम से प्रचलित था, जिसे ब्रिटिश काल में बेनारस कहा जाने लगा। आखिरकार 24 मई 1956 को शासकीय तौर पर इसका नाम फिर से वाराणसी कर दिया गया, जिसमें प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंपूर्णानंद की मुख्य भूमिका थी, जिन्होंने संस्कृत नाम वाराणसी का चयन किया। आजादी के पहले भारत में 565 देसी रजवाड़े अस्तित्व में थे, उन्हीं में एक था बनारस। 15 अगस्त 1947 से पहले ही बनारस के तत्कालीन महाराजा विभूति नारायण सिंह ने अपनी रियासत के भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। आजादी के बाद जब उत्तर प्रदेश बना तो इसमें टिहरी गढ़वाल, रामपुर और बनारस रियासत को मिलाया गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक एवं संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें संत कबीर, वल्लभाचार्य, संत रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी एवं शिवानंद स्वामी आदि हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने परम पूज्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस यहीं लिखा था। भारतवर्ष में सबसे बड़ा तीर्थ काशी को माना जाता है और इसका सबसे पुराना उल्लेख महाभारत से मिलता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सब को एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय स्थित हैं: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। पावन नगरी बनारस तो सदियों से संतों एवं नामचीन हस्तियों का गढ़ रहा है और आइए अब जानते हैं यहाँ की वर्तमान प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। नंबर 1, कबीरदास। 15वीं सदी के महान संत और रहस्यवादी कवि कबीरदास का जन्म सन 1398 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय कमल पुष्प पर लहरतारा काशी में हुआ था। वे हिंदू व इस्लाम धर्म को न मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। इन्होंने समाज में फैली हर धर्म में व्याप्त कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। इनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने इन्हें बहुत प्रताड़ित किया। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। कबीर की रचनाओं में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। बीजक,
कबीर ग्रंथावली, कबीर रचनावली, साखी ग्रंथ और अनुराग सागर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके गुरु स्वामी रामानंद जी थे। ये हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। नंबर 2, रविदास। देश के विशेष महापुरुषों में एक सतगुरु रविदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन 1377 में हुआ। संत रविदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। संत रामानंद के शिष्य बनकर इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों को वे बिना मूल्य ही अपने बनाए जूते भेंट कर दिया करते थे। रविदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और भाव विभोर होकर सुनाते थे। इनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। मीराबाई इनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और इनकी शिष्या बन गई। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, जिसका संपादन गुरु अर्जुन साहिब ने 16वीं सदी में किया था। नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी राज्य की रानी और 1857 की क्रांति की अमर शहीद वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से इन्हें मनु कहा जाता था। इन्होंने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली। सन 1842 में इनका विवाह झांसी के राजा मराठा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वो झांसी की रानी बनी और विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई और कलई पहुंच तात्या टोपे से मिली। रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया और इन्हें युद्ध प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, उसे अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने राखी भेज बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय को भी युद्ध में अपने पक्ष में शामिल कर लिया। अंततः 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा में अंग्रेजी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं और वीर गति। नंबर 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माता तथा 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई और इन्हें बचपन का सुख नहीं मिला। 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी। वे 20 वर्ष की आयु में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में इन्हें भारतेंदु यानी भारत का चंद्रमा उपाधि प्रदान की। भारतेंदु के वृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। नंबर 5, मुंशी प्रेमचंद। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था।
उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था और आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। 1908 में इनकी पहली कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुई। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली। इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी, जिसके कारण इन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। इन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा 300 से अधिक कहानियां लिखी। 1906 से 1936 तक के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभाव का स्पष्ट चित्रण है। इनमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। इन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। नंबर 6, रविशंकर। विश्व विख्यात सितार वादक और संगीतज्ञ पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में हुआ। इनका युवा अवस्था यूरोप और भारत में अपने भाई उदय शंकर के नृत्य समूह के साथ दौरा करते हुए बीता। 1949 से 1956 तक इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में बतौर संगीत निर्देशक काम किया और इस दौरान इन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म में संगीत भी दिया। इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्होंने भारतीय और पाश्चात्य संगीत के संलयन में बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय संगीत को दुनिया भर में सम्मान दिलाने वाले पंडित रविशंकर को 3 बार ग्रैमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इनकी बेटी अनुष्का सितार वादक हैं, तो दूसरी बेटी नोरा जोन्स भी शीर्षस्थ गायकों में शुमार की जाती हैं। नंबर 7, गिरजा देवी। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका गिरजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी के एक जमींदार परिवार में हुआ। ये शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत का गायन करती थीं तथा ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गिरजा देवी ने गायन की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद पर 1949 से की और 1951 में बिहार में इन्होंने अपना सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम दिया। इन्होंने 1980 के दशक में कोलकाता में आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी और 1990 के दशक के दौरान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत संकाय में एक सदस्य के रूप में काम किया। इनके प्रदर्शनों की सूची में अर्धशास्त्रीय शैलियों, कजरी, चैती और होली भी शामिल है और वह ख्याल, भारतीय लोक संगीत और टप्पा भी गाती हैं। इन्हें 1972 में पद्मश्री, 1989 में पद्म भूषण तथा 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 8, जयशंकर प्रसाद। हिंदी के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी के गोवर्धन सराय में हुआ। ये कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। इनकी पहली कविता सावक पंचक सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुई थी। 1909 में इंदु में उनका कविता संग्रह प्रेम पथिक प्रकाशित हुआ था। प्रसाद जी की काव्य रचनाएं 2 भागों में विभक्त हैं। काव्यपथ अनुसंधान की रचनाएं और रस सिद्ध रचनाएं। आंसू, लहर तथा कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। इन्होंने काव्य रचना ब्रजभाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए युग प्रवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काव्य क्षेत्र में इनकी कृति का मूल आधार कामायनी महाकाव्य है। इन्होंने कुल 72 कहानियां और 3 उपन्यास लिखे। नंबर 9, भगवान दास। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं दार्शनिक डॉक्टर भगवान दास का जन्म 12 जनवरी 1869 को वाराणसी में हुआ था। 1887 में इन्होंने 18 वर्ष की आयु में पाश्चात्य दर्शन में एमए की उपाधि प्राप्त की। 1890 से 1898 तक यूपी के विभिन्न जिलों में मजिस्ट्रेट के रूप में सरकारी नौकरी करते रहे। 1899 से 1914 तक सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक सदस्य और अवैतनिक मंत्री रहे। 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना की और 1940 तक उसके कुलपति रहे। इन्होंने हिंदी और संस्कृत में 30 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन किया है। 1955 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। नंबर 10, किशन महाराज। विख्यात तबला वादक किशन महाराज का जन्म काशी के कबीर चौरा मोहल्ले में 1923 में एक संगीतज्ञ के परिवार में हुआ। इन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में पिता पंडित हरि महाराज में से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। किशन महाराज ने तबले की थाप की यात्रा शुरू करने के कुछ साल के अंदर ही पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान जैसे बड़े नामों के साथ संगीत की।
कई बार इन्होंने संगीत की महफिल में एकल तबला वादन भी किया। इन्होंने एडिनबर्ग और वर्ष 1965 में ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ कला समारोह के साथ ही कई अवसरों पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर प्रतिष्ठा अर्जित की। इन्होंने नृत्य की दुनिया के महान हस्ताक्षर शंभू महाराज, सितारा देवी, नटराज गोपीकृष्णन और बिरजू महाराज के कार्यक्रमों में भी तबले पर संगीत की। इन्हें वर्ष 1973 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 11 विभूति नारायण सिंह। काशी राज्य के अंतिम नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह का जन्म 5 नवंबर 1927 को हुआ। इन्हें जून 1934 में बनारस के राजा आदित्य नारायण सिंह ने गोद लिया था। 4 अप्रैल 1939 को महाराज की मृत्यु के एक दिन बाद इन्हें नारायण वंश का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया और 1947 में वैश्यक होने पर सिंह ने अपनी विरासत की जिम्मेदारी संभाली। 15 अक्टूबर 1948 को इन्होंने अपने राज्य का भारत में विलय कर दिया। स्वतंत्रता के बाद ये BHU के चांसलर बने। ये संस्कृत, वेद और पुराण के विद्वान थे। 25 दिसंबर 2000 को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर इनके अंतिम संस्कार में पूरा काशी उमड़ पड़ा और अपने अंतिम लोकप्रिय राजा के दर्शन को। ऐसा कहा जाता है कि इनका गद्दी पर नहीं जनमानस पर राज था। नंबर 12 सिद्धेश्वरी देवी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी का जन्म 8 अगस्त 1908 को वाराणसी में हुआ। इनके बचपन का नाम गोनो था। इन्हें सिद्धेश्वरी देवी नाम इनके बड़े गुरु रामदास ने दिया। वो ख्याल, ठुमरी, दादरा और चैती गायन में काफी निपुण थी। इन्होंने अनेक यूरोपीय देशों में जाकर भारतीय ठुमरी की धाक जमाई। इन्होंने राजाओं और जमींदारों के दरबारों से अपने प्रदर्शन शुरू किए और बढ़ते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन तक पहुंची। 1966 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 13 विकास महाराज। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध सरोद वादक विकास महाराज का जन्म 1 जुलाई 1957 को बनारस घराने के प्रसिद्ध महाराजा परिवार में हुआ, जो 500 वर्ष के महान वंश परंपरा में विरासत की 14वीं पीढ़ी के रूप में इनके कंधों पर सुशोभित है। वर्तमान में प्रदेश के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक के रूप में इन्होंने न्यूजीलैंड के संसद भवन एवं नॉर्वे स्थित नोबेल हाउस में सरोद वादन किया तथा जर्मन संसद चिन्ह से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय सरोद वादक हैं। पंडित विकास महाराज ने कई फिल्मों में संगीत निर्देशन दिया है। इन्होंने विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय संगीतकारों के साथ 6000 से ज्यादा मंच प्रस्तुतियां दी हैं। ये 1986 से 1988 तक यूपी IAS एसोसिएशन एवं 1988 से 1993 तक संयुक्त राष्ट्र युवा संगठन जेनेवा के सम्मानित सदस्य रहे हैं। 2015 में यूपी सरकार ने इन्हें यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। नंबर 14 विशेश्वर प्रसाद कोइराला। नेपाल के प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमंत्री VP कोइराला का जन्म 8 सितंबर 1914 को वाराणसी में हुआ। वो नेपाली और हिंदी भाषा के साहित्यकार भी हैं। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय नेपाली कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया और 1959 से 1960 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। वे नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए मृत्यु पर्यंत लड़ते रहे। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने मनोवैज्ञानिक कथा का नया प्रयोग किया। नंबर 15 PK सेठी। दुनिया भर में मशहूर जयपुर पांव के जनक डॉक्टर प्रमोद करण सेठी का जन्म 28 नवंबर 1927 को बनारस में हुआ। हड्डी रोग विशेषज्ञ सेठी ने 1969 में रामचंद्र शर्मा के साथ मिलकर जयपुर पांव नामक सस्ता एवं लचीला कृत्रिम पैर का विकास किया। जयपुर के नाम पर रखे गए जयपुर फुट का पूरी दुनिया में इतने लोगों ने इस्तेमाल किया कि डॉक्टर सेठी को इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान दिया गया। मशहूर एक्ट्रेस सुधा चंद्रन की कहानी हम सब जानते हैं और इन्हें भी जयपुर फुट ने नई जिंदगी दी थी। वर्ष 1981 में इन्हें रमन मैग्सेसे और पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नंबर 16 समता प्रसाद। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार तथा तबला वादक समता प्रसाद का जन्म 20 जुलाई 1921 को वाराणसी में हुआ। अनेक हिंदी फिल्मों में इन्होंने तबला वादन किया, जिनमें झनक झनक पायल बाजे, मेरी सूरत तेरी आंखें, बसंत बहार, शोले जैसी फिल्में हैं। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार राहुल देव वर्मन इनके ही शिष्य थे। ये शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध रहे बनारस घराने से थे और इन्हें गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 1972 में पद्मश्री, 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नंबर 17 कृष्ण प्रसाद भट्टराई। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के संस्थापक रहे कृष्ण प्रसाद भट्टराई का जन्म 13 दिसंबर 1924 को बनारस में हुआ। ये 1990 के जन आंदोलन के सफलता स्वरूप नेपाल में आए लोकतंत्र के बाद बनी अंतिम सरकार में प्रधानमंत्री बने। भट्टराई ने अपने कार्यकाल के दौरान नए संविधान के तहत लोकतांत्रिक अधिकारों को मान्यता दिलाई। इन्हें गांधीवादी संत नेता माना जाता था और ये दृढ़ संकल्प के धनी व्यक्ति थे। नंबर 18 नरसिंह यादव। भारतीय पहलवान नरसिंह पंचम यादव का जन्म 6 अगस्त 1989 को बनारस के नीमा गांव में हुआ। ये 13 वर्ष की उम्र से ही प्रशिक्षण ले रहे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में DSP भी हैं। इन्होंने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में 74 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 2015 में इन्हें वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था।
वर्ष 2014 के एशियन गेम्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता। वर्ष 2012 में इन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। नंबर 19 विशुन खरे। नासा में वैज्ञानिक रहे विशुन खरे का जन्म 27 जून 1933 को बनारस में हुआ। ये ग्रहों के वातावरण और जीव विज्ञान से संबंधित अणुओं के रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता रखते थे। इन्होंने थ्रोलिन, पैराबैंगनी विकिरण या ब्रह्मांडीय किरणों द्वारा निर्मित कार्बनिक अणुओं पर कई पत्र प्रकाशित किए। 1996 से 1998 तक इन्होंने नासा एम्स रिसर्च सेंटर में काम किया। इनकी मृत्यु के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो ग्रह पर एक क्रेटर का नाम उनके नाम पर खरे क्रेटर रखा। नंबर 20 प्रशांति सिंह। यूपी की पहली महिला बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति सिंह का जन्म 5 मई 1984 को वाराणसी में हुआ। प्रशांति कुल 5 बहनें हैं और सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और इनकी बड़ी बहन प्रियंका सिंह राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम की कोच हैं। 2002 में इनका चयन इंडियन बास्केटबॉल टीम में हुआ और इन्होंने अपनी कप्तानी के बल पर कुल 23 मेडल भारतीय टीम को दिलाए। इनकी जीवनी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बी क्यूब भी बन चुकी है। इन्हें वर्ष 2017 में अर्जुन पुरस्कार तथा 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हम बनारस के अगले भाग में कुछ और नामचीन हस्तियों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब